हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर हैकर गुरु। तो मिस्टर हैकर गुरु चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और चैनल पे आप लोग बने रहिएगा। बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी जानकारी वाला वीडियो आज आने वाला है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना इसके बारे में सर्च करते हैं, इसको जानना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कैसे करते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का, अभी तो आप लोग जान रहे हैं कि कोई भी फॉर्म आता है, चाहे वो सरकारी नौकरी से रिलेटेड हो या प्राइवेट जॉब से रिलेटेड हो या किसान संबंधित कोई भी ऑनलाइन होता हो या आप दाखिल खारिज ज़मीन के बारे में किसी भी प्रकार का ऑनलाइन आप करते हैं तो मतलब वो क्या बोलते हैं, ऑनलाइन ही किया जाता है। वो सारा फॉर्म ऑनलाइन ही अभी फिलअप हो रहा है। तो मतलब उसमें बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, अपने से नहीं कर पाते हैं, सीख नहीं पाते या डर लगता है गलत हो जाएगा, ये वो इस तरह का बहुत सारा बात आता है उनके मन में। तो उसी सब बातों को, उसी सब कंक्लूजन को ख़त्म करने के लिए जो भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट है जो कि हमको दिमाग में समझ नहीं आ पाता है, उसके लिए हम अपने से न करके दूसरे के पास जाते हैं भरने के लिए। उस सारे त्रुटि को आज दूर करेंगे और जानेंगे कैसे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया जाता है। ये बहुत आसान चीज़ है। बस इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि आपको इंग्लिश में पढ़ने आना चाहिए। बस स्पेलिंग थोड़ा, मतलब आप जब लिखेंगे, टाइप करेंगे तो स्पेलिंग आपका मतलब करेक्ट होना चाहिए। इस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ऑनलाइन करने के लिए तो कोई भी कर देंगे, लेकिन स्पेलिंग जो उसमें डालते हैं वो आपको अच्छे से मतलब पता होना चाहिए, या आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको देख के अच्छे से फिलअप कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है उसके तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा, काफ़ी जानकारी वाला वीडियो है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नई नई वीडियो आएगी वो आप मतलब हमारे माध्यम से आप तक नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएगा, जल्दी से मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख के बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक आज का है, आप जानेंगे ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना सीखें। किसी भी फॉर्म को ऑनलाइन कैसे भरें, खुद से भर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। किसी भी फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि उसका नोटिफिकेशन क्या है। मतलब सबसे, आप किसी भी फॉर्म को भरते हैं तो सबसे पहले उस फॉर्म के बारे में जानते हैं कि इसका नोटिफिकेशन क्या है, मतलब इसमें क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या मांग रहे हैं। मतलब ये जो जॉब वैकेंसी निकला है वो कैसा है, और उसमें जो हमें क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, कौन से मतलब क्वालिफिकेशन के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, मैट्रिक पास के लिए या इंटर पास के लिए या ग्रेजुएशन पास के लिए, ये मतलब वो चीज़ देखने की, वो सब नोटिफिकेशन में दिया होता है। उसमें क्या क्या जरूरी कागजात लगेंगे, जैसे आधार कार्ड लगेंगे, पैन कार्ड लगेंगे, मार्कशीट लगेंगे, ये सब कौन कौन से कागजात जरूरत होंगे सारे नोटिफिकेशन में दिया हुआ रहता है। उसमें उम्र कितना है, मतलब जो नोटिफिकेशन किसी भी जॉब की निकलती है तो उसमें सारा डिटेल्स में दिया रहता है कि कितना मिनिमम एज तक ले उस जॉब के लिए लिया जाएगा, कैंडिडेट को हायर किया जाएगा, और कितना मैक्सिमम एज के लिए हायर किया जाएगा। उसमें ये भी दिया हुआ रहता है कि उस वैकेंसी में सीट कितनी है, 200 है, 400 है, 500 है, कौन कौन कैटेगरी के लिए कितनी सीट है, जनरल के लिए कितनी सीट है, ओबीसी के लिए कितनी सीट है, एससी एसटी के लिए कितनी सीट है, फीमेल के लिए कितनी सीट है। ये सारी जानकारी उसमें दी हुई रहती है। ये भी उसमें जानकारी दी गई हुई कि उसमें किसी कैंडिडेट का चयन हो जाता है, उनको जॉब के लिए हायर कर लिया जाता है जब वो एग्ज़ाम में उनका जो प्रोसेस है वो पास कर जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह पास कर जाते हैं, तो उनको कितना सैलरी दिया जाएगा, कौन से पोस्ट उनको दिया जाएगा, और जो जॉब सिलेक्शन है उसका प्रोसेस क्या होगा, ये सारी जानकारी नोटिफिकेशन में होती है। मतलब आप उस जॉब से संबंधित ए से लेकर जेड तक जो जानकारी होगी वो नोटिफिकेशन में दी हुई रहती है। तो किसी भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से पहले सबसे पहले आप जो है ना उसका नोटिफिकेशन ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा, ताकि नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं कि आपको उसमें क्या क्या ज़रूरत है, क्या आपके लिए वो फॉर्म है या नहीं है। ये सारी जानकारी नोटिफिकेशन में होती है। तो दूसरी क्या है कि तो जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए हम लोग जाते हैं तो उसका एक वेबसाइट होता है, उसका एक लिंक होता है। तो उसको हम लोग कैसे सर्च करेंगे, उसको कैसे हम खोजेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या, गूगल आप लोग सबको यूज करते हैं, सबको जानते हैं, हर एक कंप्यूटर में, हर एक सिस्टम में, हर एक मोबाइल में आप उसे यूज कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो गूगल में किसी भी जॉब के बारे में अगर हमको सर्च करना है, उसका वेबसाइट अगर हमको नहीं पता हो तो हम लोग गूगल में जाके सर्च करते हैं। तो वो सर्च करने का एक तरीका होता है, उससे पॉइंट ऑफ व्यू मिलना चाहिए। जैसे हम लोग अगर गूगल में जाते हैं
अगर हम लोग गूगल खोल लेते हैं, अगर मान लीजिए हमको अगर फॉर्म भरना है किसी जॉब से संबंधित, या हम लिए जाति आवासीय आय हमको फॉर्म फिलअप करना है, तो हम लोग गूगल में सर्च करते हैं क्या, इनकम इनकम कास्ट रेसिडेंट ऑनलाइन बिहार, इतना पर भी करके सर्च कर सकते हैं, या बहुत सारे प्रोसेस से सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारा लिंक दिया जाएगा उसमें। तो हम लोग इसमें चेक करेंगे कौन सा रियल में जो है, जिस साइट से हम वर्क कर सकते हैं जो कि रियल है। तो हम मान लीजिए ये फर्स्ट वाला लिंक खोलते हैं, तो इससे हम देखेंगे कि ये मेरा ओरिजिनल वेबसाइट है या नहीं है, या इससे मेरा काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप जो भी सर्च कीजिएगा तो कभी भी इस चीज़ को आप गौर कीजिएगा, मिलाइएगा कि सबसे फर्स्ट में आप जो अगर अच्छे से सर्च कर रहे हैं तो जो सबसे पहले जो आपका वेबसाइट ओपन होगा वो 99% वही वेबसाइट मेन वेबसाइट होगा जिससे आपको वो काम करना है। तो जैसे हम लोग जो इनकम कास्ट रेसिडेंस ऑनलाइन बिहार सर्च किए हैं, तो फर्स्ट में जो लिंक दिया गया है serviceonline.bihar.gov.in, ये इसका रियल वेबसाइट है, मतलब जातीय आवासीय आय ये सब ऑनलाइन करने का ये वेबसाइट हुआ। वैसे ही मान लीजिए हम लोग कोई और वेबसाइट करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, तो DL ऑनलाइन ऐसे अगर मान लीजिए हम लोग सर्च करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, तो आपका फर्स्ट पेज जो आ जाता है, देख लीजिए परिवहन.gov.in, सबसे फर्स्ट में यही वेबसाइट आया है, मतलब ये 99% यही वेबसाइट ओरिजिनल है। इस पर हमको खोल कर देख लेते हैं, ये परिवहन का वेबसाइट है, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जो चीज़ के लिए ज़रूरत होगा। तो किसी भी फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहला पार्ट जो होता है वो रजिस्ट्रेशन पार्ट होता है। मतलब कोई भी फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको सबसे पहले उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें कुछ डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड दिया जाएगा, जिसके थ्रू फिर से आप उस वेबसाइट पे उस जॉब के लिए, उस ऑनलाइन के लिए आप लॉगिन करके आप अपना पूरा डिटेल्स भर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, रजिस्ट्रेशन में आपका वेरिफिकेशन किया जाता है कि आप जेन्यून है, आप जो है जिस चीज़ के लिए आप भर रहे हैं, जिस ऑनलाइन के लिए आप भर रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल है। तो ये पार्ट होती है रजिस्ट्रेशन पार्ट। तो रजिस्ट्रेशन पार्ट में क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन पार्ट में सबसे पहले आपको आपका नाम भरना होगा, क्योंकि जो अगर आप कोई चीज़ के लिए फॉर्म भर रहे हैं और अपने बारे में अपना फॉर्म भर रहे हैं, या किसी फ्रेंड सर्किल या किसी का भी भर रहे हैं, तो उस फॉर्म में सबसे पहले जो आपका ज़रूरी पार्ट होगा वो होगा आपका नाम। तो आपका नाम क्या है, जैसे यहाँ देख सकते हैं, आपको नाम फिलअप करना होगा। उसके बाद एक वैलिड मोबाइल नंबर, क्योंकि अभी कोई भी फॉर्म फिलअप करने आप जाते हैं, चाहे जॉब से रिलेटेड हो या गवर्नमेंट कोई भी फैसिलिटी देती है या कोई भी अनुदान देती है, उसके लिए आप ऑनलाइन करने जाते हैं, तो उसमें मोबाइल नंबर मतलब मस्ट है आपका, जो मोबाइल नंबर उसमें दिया जाएगा। क्योंकि मोबाइल नंबर आप दीजिएगा उस पर OTP वेरीफाई होगा, जिससे क्या होगा कि आपका मोबाइल वेरिफिकेशन होगा और वो मोबाइल नंबर आपके उस ऑनलाइन में रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद ईमेल आईडी अभी जितना फॉर्म गवर्नमेंट से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड भरा जाता है उसमें ईमेल आईडी मस्ट है। ईमेल आईडी इसलिए दिया जाता है क्योंकि ईमेल आईडी पे ईमेल का भी आपका वेरिफिकेशन होगा। अगर आप कभी मोबाइल आपका गुम हो जाता है या वो नंबर बंद हो जाता है किसी कारणवश, आपको पास ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड होगा, जिससे आप ईमेल अपना चेक कर सकते हैं, उस पर भी आपको नोटिफिकेशन उसकी मिल जाएगी, या उससे रिलेटेड जो भी ज़रूरी होगी, जैसे एडमिट कार्ड हो गया, रिजल्ट हो गया, उस सारी जानकारी आपकी ईमेल पे भी भेज दी जाती है। इसलिए ईमेल एकदम मस्ट है। डोमिकल और रेसिडेंसी, ये क्या होता है, मतलब आप निवासी कहाँ के हैं। जैसे कोई फॉर्म बिहार के लिए भरा जाता है तो उसके लिए जो कंडीशन है कि मान लीजिए ये सिर्फ बिहार के ही लोग भर सकते हैं, तो उसे डोमिकल और रेसिडेंसी मतलब आप कहाँ के निवासी है, तो ये चीज़ दिया जाता है। तो उसमें कोई बिहार के हो या अदर स्टेट के हो, यूपी के हो, दिल्ली के हो, कोई भी है, तो उसमें रेसिडेंसी ज़रूर मांगा जाता है कि आप रेसिडेंसी कहाँ के हो। क्योंकि बहुत सारे फॉर्म में बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने स्टेट को ज़्यादा सीट देते हैं, अदर स्टेट को कम सीट देते हैं, तो उसके लिए भी ये उसमें मांगा जाता है कि आपका रेसिडेंसी क्या है। उसके बाद आता है जेंडर, मतलब आपका जेंडर क्या है मतलब आप पुरुष है, आप महिला है, या आप ट्रांसजेंडर है, मतलब कौन से कैटेगरी में आते हैं जेंडर में, वो आपको इसमें
देना पड़ता है। इसके थ्रू ही आपको, जैसे कोई किसी फॉर्म में क्या होता है कि पुरुष को फ़ी, मतलब पुरुष का फ़ी ज़्यादा है 500 है, तो महिला का फ़ी 100 हो जाता है, या महिला का फ्री हो जाता है। इसलिए इस सब कंडीशन के लिए वहाँ जेंडर देना आवश्यक हो जाता है, वहीं से उसका क्लैरिफिकेशन होता है। उसके बाद जो आता है कैटेगरी। कैटेगरी क्या होता है? कैटेगरी मतलब होता है जेंडर। कैटेगरी के मतलब होता है आपका जो, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। मतलब आप जनरल से आते हैं, या ओबीसी से आते हैं, या ईबीसी से आते हैं, या एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, या अदर किसी और मतलब कैटेगरी से आते हैं। तो ये ईडब्ल्यूएस से आते हैं। मतलब ये कैटेगरी का मतलब ये हो गया कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, मतलब किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, और आपका जो कास्ट है वो कौन से वर्ग में आता है। मतलब जनरल में आता है, ओबीसी में आता है, एससी एसटी में आता है, कौन से कैटेगरी, इसे कैटेगरी बोलते हैं। उसके बाद जो है आपका है डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म तिथि। जो आपका जन्म तिथि, आप कभी भी कोई फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो आपका जो रियल डेट ऑफ बर्थ जो आपके डॉक्यूमेंट पे होगा, या मार्कशीट पे हो जाएगा, या सर्टिफिकेट पे होगा, उसके अनुसार डालिए। बहुत सारे लोगों का मार्कशीट या सर्टिफिकेट पे अलग डेट ऑफ बर्थ रहता है और आधार कार्ड पे अलग रहता है। तो आप मतलब इस चीज़ को केयरफुली भरिएगा। कोई भी जॉब से रिलेटेड कोई भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप जो है सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अनुसार ही अपना डेट ऑफ बर्थ उसमें डालिएगा, और रियल डालिएगा, क्योंकि वही आपका, उसी के अनुसार आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा आगे। अगर जॉब आपकी लग जाती है तो उसी बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद एक ऑप्शन और आता है, आप देखते होइएगा, एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन क्या होता है? मतलब जैसे मिलिट्री वगैरह हो गई, या फोर्स वगैरह में ये ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है उन लोगों के लिए ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना कि मतलब जो जॉब से रिटायर हो जाते हैं, कोई जॉब होता है 20 साल का, 5 साल का, 10 साल का, तो वो लोग रिटायर हो जाते हैं, तो वो लोग फिर से फॉर्म किसी की चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें एक सर्विसमैन का दिया जाता है कि आप पहले से जॉब किए हुए हैं, एक सर्विसमैन है या नहीं, यस नो करने के लिए ये आता है। एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, मतलब आप आप किसी ऑनलाइन फॉर्म के लिए फिल कर रहे हैं जॉब से रिलेटेड, तो उसमें अभी जो है आप किसी गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं या नहीं, इसके लिए एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट आ जाता है। तो चलते हैं हम लोग अपने नए वेबसाइट, मतलब नए जो है डायरेक्ट लाइव प्रोसेस में, कि हम लोग कोई भी फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं उसका ज़रूरत क्या क्या पड़ता है। 4-5 वेबसाइट को हम लोग कंपेरिजन करके देखेंगे कि मतलब कौन कौन से ज़रूरी पार्ट उसमें आते हैं। ये है हमारा बीपीएससी का, अभी बीपीएससी का एक फॉर्म आया हुआ है, आप देख सकते हैं, बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म। इसका ऑनलाइन स्टार्ट 17/1/2022 यानी 17/1/2022 से स्टार्ट हुआ है, और इसका लास्ट डेट 10/2/2022 को हुआ है। इसका भी फॉर्म भरा हुआ, मतलब आया हुआ है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो इसमें भी देखिए नोटिफिकेशन एक है, डाउनलोड नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दी जाती है। देख सकते हैं आप, इसमें देख लीजिए सारी जानकारी इसमें दी जाती है, कितना सीट है, क्या क्या इसमें ज़रूरतें है, क्या क्या शैक्षणिक योग्यता है, कितना वेतनमान मिलेगा, उम्र सीमा कितनी होगी, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन ज़रूरत होगी, ये सारा चीज़ नोटिफिकेशन में दिया हुआ रहता है। तो इसका फॉर्म भरने के लिए देखते हैं हम लोग क्या क्या जरूरत पड़ता है। देख लीजिए, आप लोग को थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। देखिए बीपीएससी का ये फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन पेज है, इसमें देखिए क्या क्या जरूरत है। कैंडिडेट नेम, कोई भी फॉर्म भरने के लिए आपको नाम पूछा जाएगा। इसमें अलग अलग नाम का, मतलब फर्स्ट नेम अलग, मिडिल नेम अलग, लास्ट नेम अलग, ऐसे भी फिल करने के लिए बहुत सारे फॉर्म में आता है, किसी में एक साथ ही आता है। जॉब का जितना फॉर्म है मैक्सिमम अलग अलग ही आता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, या फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, इस तरह से। जिसमें कैंडिडेट फर्स्ट नेम है, कैंडिडेट मिडिल नेम, कैंडिडेट लास्ट नेम, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, अगर मैरिड, अगर लेडीज़ के लिए भरा जा रहा है, अगर महिला विवाहित है तो उनके लिए हस्बैंड का नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, मतलब क्या, आप मैरिड है या अनमैरिड, आप शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है, ये चीज़ पूछा जाता है। तो आप जो भी है, मैरिड है तो मैरिड पर, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक कर सकते हैं। जेंडर यहाँ देख लीजिए, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी जेंडर से आता है आप उसको फिल कर सकते। आधार नंबर, अभी जितना भी फॉर्म मैक्सिमम भरा जाता है उसमें आधार नंबर मस्ट मतलब मांगा जाता है, क्योंकि आधार मतलब एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है जिससे बहुत मतलब लोगों का वेरिफिकेशन किया जाता है कि ये इनका
रेसिडेंशियल है, ये इनका आधार कार्ड है, ये इनका पहचान बताता है, इसके लिए आधार कार्ड ज़रूरी है। और आधार नंबर इसलिए वेरिफिकेशन के लिए मांगा जाता है। उसके बाद आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो मतलब ये इंडिया लेवल पर फॉर्म भरा जाता है, तो इसमें ये चीज़ मांगा जा रहा है कि आप इंडिया के निवासी है या नहीं है। अगर किसी स्टेट के लिए भरा जाता है तो मतलब लिखा जाता है डोमिकल ऑफ बिहार, डोमिकल ऑफ यूपी, डोमिकल ऑफ दिल्ली, या रेसिडेंसी ऑफ बिहार, रेसिडेंसी ऑफ दिल्ली, इस तरह से आता है। तो वो आप मतलब रेसिडेंसी मतलब आपका निवास स्थल बताया जाता है, उसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जा रहा है आर यू परमानेंट रेसिडेंट ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, क्या आप परमानेंट मतलब बिहार के निवासी है। ये बीपीएससी मतलब बिहार के लिए जो भरा जा रहा है, इसमें ये पूछा जा रहा है आप परमानेंट बिहार के निवासी है या परमानेंटली मतलब टेम्प्रोरी बिहार के और परमानेंटली बाहर के। इसके लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, क्या आप किसी रिजर्व कैटेगरी से है जिसमें आप इस जॉब के लिए मतलब आपको छूट दिया जाए उस कैटेगरी से। यस अगर है तो यस, नो है तो नहीं। अब सेलेक्ट कैटेगरी कोड, मतलब आप कौन से कैटेगरी से आ रहे हैं, जनरल से आ रहे हैं, ओबीसी से आ रहे हैं, ईबीसी से आ रहे हैं, एससी से आ रहे हैं, एसटी से आ रहे हैं, ये आपको चुनने के लिए आता है। ये आपका कैटेगरी वाइज होता है, इसी आप चुन सकते हैं। उसके बाद मतलब परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब इसमें डिसेबिलिटी पूछा जाता है। डिसेबिलिटी मतलब दिव्यांग, मतलब बहुत सारे फॉर्म में आपको दिया गया डिसेबिलिटी यस और नो, मतलब आप मतलब शरीर के किसी भी पार्ट से मतलब दिव्यांग है या नहीं है, ये पूछा जाता है। उसके बाद एड्रेस पूछा जाता है, एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब प्रेजेंट एड्रेस, मतलब आप जहाँ पे अभी रह रहे हैं, मतलब आप अगर दिल्ली के निवासी है, अगर आप बिहार में भी रह रहे हैं तो प्रेजेंट एड्रेस आपका बिहार का होगा। और परमानेंट रेसिडेंस मतलब आपका घर मतलब दिल्ली में अगर है तो परमानेंट रेसिडेंस आपका दिल्ली का होगा। मतलब कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब हो गया आपका प्रेजेंट, जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं। तो एड्रेस में आप भर सकते हैं, विलेज भर सकते हैं, पोस्ट भर सकते हैं, या एट मतलब आपका गांव अगर शिवहर है तो विलेज शिवहर लिख सकते हैं, या एट शिवहर भी लिख सकते हैं। उसके बाद पोस्ट लिख सकते हैं। उसके बाद अभी वार्ड नंबर है या हाउस नंबर है, इसमें दोनों से जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप भर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका, और थाना कौन सा है, और पिन कोड। एड्रेस में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, सीधे एड्रेस अपना लिख देते हैं, और आधार कार्ड में मैक्सिमम सीधे एड्रेस लिखा हुआ रहता है। लेकिन आपको किसी फॉर्म को फिलअप करते समय आपको सारा एड्रेस एकदम क्लियरली लिखना है। विलेज कहाँ है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, आपका थाना कहाँ है, आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, आपका पिन कोड कितना है, आपका हाउस नंबर या वार्ड नंबर कितना है, ये सारा मतलब फिल करना है सही सही देख के। आपका स्टेट कौन सा है, मतलब आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो सारा चीज़ देना होगा। परमानेंट रेसिडेंस आपका मतलब जो जन्म स्थल है, जहाँ पे आप परमानेंटली रहते हैं, उसका मतलब एड्रेस दिया जाता है। इसमें भी पूरा एड्रेस आपको भरना है। उसके बाद जो है ना ईमेल आता है, ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल वेरिफिकेशन आपका मस्ट कर दिया गया है, मोबाइल वेरिफिकेशन अब मस्ट कर दिया है। मतलब किसी भी फॉर्म को आप भरने जाते हैं तो उसमें ईमेल आईडी आपको एकदम ज़रूरी है। तो आपको ईमेल आईडी भरना है और उसके बाद उस पर OTP जाएगा, उसका वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर डालिएगा, मोबाइल पर आपका OTP जाएगा, फिर उसका वेरिफिकेशन होगा। और लास्ट पार्ट जो किसी भी फॉर्म को हम लोग भरते हैं, या रजिस्ट्रेशन पेज हो या फाइनल सबमिट पेज हो, तो आपको लास्ट में कैप्चा फिल करने के लिए दिया जाएगा, जो कि आपको डिस्प्ले होगा इस तरह का, मतलब अलग अलग डिज़ाइन में, लेकिन कैप्चा इसी तरह का होता है। तो इसको आपको फिल करके सबमिट करना होता है। उसके बाद आपके मोबाइल पर ईमेल पर मतलब वो लिंक एक जाता है, जिसमें आपको वेरिफिकेशन का, अगर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है तो रजिस्ट्रेशन का एक यूज़र आईडी, एक पासवर्ड दिया जाएगा, जिसके थ्रू आप उस फॉर्म को आगे भर सकते हैं। ये हो गया BPSC का। अब हम दूसरा वेबसाइट दिखाते हैं जो कि अभी मतलब करेंट में चल रहा है। मतलब जो मैट्रिक और इंटर में जो गर्ल्स लोग, बॉयज़ लोग मतलब फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न से पास किए हैं, उनको 10,000 रुपया मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न वाले को 10,000 और सेकेंड डिवीज़न वाले को 8,000। मैट्रिक में मतलब लड़का और लड़की दोनों को दिया जाएगा, और इंटर जो पास किए हैं उनमें सिर्फ लड़कियों को दिया जाएगा, और वो भी सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न के लिए दिया जाएगा 25,000 रुपये। उसका भी फॉर्म इस तरह से भरा रहा है। तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट पेज है वो कैसा है। देखिए इसमें रजिस्ट्रेशन में क्या है, इनका स्कॉलरशिप के लिए हो रहा है, तो उसमें कोई तो एक उसका पार्ट होना चाहिए जिसके थ्रू वो फॉर्म भरा जा रहा है। तो इनमें रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब मांगा जा रहा है। मतलब
आप मैट्रिक पे भर रहे हैं तो मैट्रिक का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंटर पे भर रहे हैं तो इंटर का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आपको डालना होगा। उसके बाद फिर वही चीज़, सेम चीज़, नेम ऑफ स्टूडेंट, जेंडर, आप कौन से जेंडर से हैं, महिला है पुरुष है, मैरिड यानी आप शादीशुदा है या नहीं है, टोटल ऑफ 10 मार्क्स, मतलब आपको कितना मार्क्स आया है 10th में, और ये है डेट ऑफ बर्थ एज पर 10th, मतलब मैट्रिक में आपका कितना डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है। कैटेगरी फिर वही चीज़, जनरल है आप, ओबीसी है, ईबीसी है, एससी है, एसटी है, डिवीजन आप फर्स्ट है या सेकेंड है, नेम एज पर आधार, आपके आधार कार्ड में पे आपका जो नाम का स्पेलिंग है वो क्या है वो डालना है, जेंडर क्या है आधार कार्ड में वो डालना है, आधार नंबर, और आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है। उसके बाद फिर वही चीज़, वेरीफाई आधार नंबर पे जो आपका आप सही डालिएगा तो आधार वेरीफाई हो जाएगा। मोबाइल नंबर, फिर मोबाइल नंबर आपको डालना है, फिर ओटीपी वेरीफाई होगा, इसमें भी सेम प्रोसेस है। ईमेल आईडी, फिर इसमें ईमेल आईडी डालिएगा, ओटीपी जाएगा, ईमेल वेरिफिकेशन होगा। इसमें अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है, मतलब इसमें आईएफएससी कोड डालना है। आईएफएससी सभी बैंक का एक आईएफएससी कोड होता है जिसके थ्रू आप उस बैंक को मतलब इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें आपके बैंक का जो पासबुक होता है उसमें आपका बैंक का आईएफएससी कोड दिया हुआ रहता है। जैसे आईएफएससी कोड डालेंगे यहाँ आपका ब्रांच का नाम आ जाएगा, उसके बाद अकाउंट नंबर डालिएगा, उसके बाद लास्ट में वही सेम चीज़ आपको कैप्चा फिल करना है और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसमें भी मतलब रजिस्ट्रेशन पार्ट में यही चीज़ होता है। और देख लीजिए ये है आपको आईबीपीएस मतलब बैंकिंग सर्विस होता है कि उसका भी रजिस्ट्रेशन पार्ट है। ये देख लीजिए, फर्स्ट नेम है, कन्फर्म फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम, कन्फर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम, कन्फर्म लास्ट नेम, उसके बाद फुल नेम, मोबाइल नंबर, ओटीपी जाएगा, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर आपके पास अलग कोई मोबाइल नंबर वो डालना है, फिर ईमेल आईडी डालना है, कंफर्म ईमेल आईडी, और कैप्चा फिल करके वो रजिस्ट्रेशन करना है। सारे रजिस्ट्रेशन पेज में किसी भी फॉर्म का अप्लाई आप करते हैं तो रजिस्ट्रेशन पेज और ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म मतलब सब सेम ही होता है। किसी में कोई चीज़ दो ऊपर कॉलम दे दिया, किसी में दो नीचे दे दिया, लेकिन मैक्सिमम सारे चीज़ एक दूसरे से मिलते हैं। अब एक है बीएसएफ का, बॉर्डर सुरक्षा फोर्स का भी फॉर्म आया हुआ है, तो उसमें भी देखिए कैंडिडेट का नाम डालना है, मतलब स्टूडेंट का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर उस पर ओटीपी जाएगा। उसके बाद उनका देखिए यहाँ पे एड्रेस फिल होगा, अदर डिटेल्स होगा, क्वालिफिकेशन होगा, वर्क एक्सपीरियंस होगा, सर्टिफिकेट, क्राइटेरिया। उसके बाद एक सीएसबी फॉर्म है, मतलब कि जो बिहार पुलिस का मद्य निषेध विभाग में फॉर्म आया है उसका हम बता रहे हैं। उसमें भी देख लीजिए जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये है मद्य निषेध विभाग कांस्टेबल के लिए, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इंडियन, आप मतलब नेशनलिटी आपका क्या है, इंडिया है या इंडियन नहीं है, आप उसके लिए देना है। यहाँ पे एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट का ईमेल आईडी, यहाँ दिया हुआ डोमिकल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार के निवासी है या नहीं है, यस या नो जो है आपका वो भर लीजिएगा। सेलेक्ट जेंडर, मतलब आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, यानी पुरुष है, महिला है या ट्रांसजेंडर है। उसके बाद एप्लीकेंट रिजर्वेशन कैटेगरी, आप मतलब किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, वो आपका हो गया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ कभी भी आप फिल कीजिएगा तो अपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट के अनुसार ही डालिएगा। डेट चुनना है, इसमें मंथ, इसमें ईयर चुन लेना है, और यहाँ दिया हुआ है आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है, यस यस, नो तो नो। आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप जॉब में इससे पहले कोई जॉब में सरकारी जॉब में थे, यस तो यस, नो तो नो। मतलब मैक्सिमम चीज़ का जो आप देख रहे हैं कि किसी भी आप ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करते हैं तो उसमें सारा चीज़ सेम होता है। नाम, सबसे पहले आपको आपका नाम भरना होगा, आपका नाम उसमें ज़रूरत होगा। उसके बाद आपका नेशनलिटी, आप मतलब भारतीय है या नहीं है ये देना होगा। आप भी अब अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म भरते हैं, दिल्ली का या यूपी का, बिहार, उसका आप निवासी है या नहीं है। उसके बाद आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपके पिता का क्या नाम है, आपके माता का क्या नाम है, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म तिथि क्या है जो आपके सर्टिफिकेट के पे दिया हुआ है वो जन्म तिथि। उसके बाद आप शादीशुदा है या नहीं है, मतलब वो पूछा जाता है वो भरना रहता है। जेंडर, आप महिला है या पुरुष है या क्या, मतलब ये चीज़ इस चीज़ को दिया जाता है। उसके बाद आधार नंबर मस्ट चीज़ है, आधार नंबर जो कि आपके आधार कार्ड पे 16 डिजिट का दिया गया हुआ रहता है वो डालना है। उसके बाद
कैटेगरी पूछा जाता है कि आप जनरल से हैं, ईबीसी से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं। उसके बाद डिसेबिलिटी, मतलब आप दिव्यांग है या नहीं है, यस और नो, कितना परसेंटेज है वो देना। मतलब मैक्सिमम चीज़ में, मतलब सारे फॉर्म, जितना भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होता है, सारे चीज़ में मतलब ये पार्ट सेम होते हैं, यही चीज़ को भरना होता है। एड्रेस वही चीज़, कोरस्पोंडेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। कोरस्पोंडेंस हो गया आपका प्रेजेंट, मतलब आप जहाँ पे अभी रह रहे हैं। परमानेंट हो गया जहाँ आपका परमानेंट मतलब हमेशा के लिए निवास स्थल है। और लास्ट में वही चीज़, मोबाइल वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन। मोबाइल मस्ट है, ईमेल मस्ट है। ईमेल आईडी आप कभी भी बनाइए, ईमेल आईडी में जो मोबाइल नंबर दीजिए उसको आप हमेशा अपने मतलब वो आपका परमानेंट मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिस पे आपका कभी भी अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उससे वेरीफाई करके आप उस ईमेल को दोबारा खोल सकते हैं। और कैप्चा फिल करना, कैप्चा फिल इसलिए दिया जाता है, इससे आप पता चलता है कि आप मतलब जो फॉर्म भर रहे हैं वो मानव है या कोई मतलब डिजिटली उस फॉर्म को फिल कर रहा है या कोई रोबोटिक उसको यूज कर रहा है। इसके लिए मतलब कैप्चा फिलअप को दिया जाता है। तो आप मतलब 4-5 फॉर्म के बारे में आपको हम बता दिए कि मतलब कैसे फॉर्म भरा जाता है ऑनलाइन। इसके थ्रू आप कोई भी फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके कोई भी दोस्त लोग जो है जो ऑनलाइन फॉर्म भरने में डरते हैं वो लोग इस वीडियो को देख कर फॉर्म भर सकते हैं। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कहीं भी दिक्कत परेशानी होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। हम सारा मतलब कमेंट के माध्यम से ही आपको समाधान बता देंगे। जहाँ दिक्कत होगी, परेशानी होगी, हम उसके बारे में बता देंगे। वीडियो चैनल पे अगर आप नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नए नए जो भी वीडियो आएंगी वो डायरेक्टली आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले किसी वीडियो के साथ। तो फिर मतलब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी किसी न किसी नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए एकदम ज़रूरी होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।